कई लोगों ने मिलकर समुद्र की गहराइयों से एक विशालकाय हजारों साल पुराना सीप बाहर निकाला। कहा जाता है कि इस तरह का सीप साधारण नहीं होता, यह मनुष्य भक्षी माना जाता है और सैकड़ों हजारों लोगों को निगल जाने के बाद ही इतना विशाल रूप ले पाता है। उसी समय अंकल मिंग ने अपने पूर्वजों से मिली ड्रैगन दांत की तलवार निकाली। उन्होंने बहुत नरमी से उसकी धार सीप पर चलाई। हल्की सी हरकत से ही सीप के सख्त खोल में बारीक दरार उभर आई। साथियों ने तुरंत हाइड्रोलिक जैक लगाया और कई मिनट तक दबाव डालते रहे। धीरे धीरे खोल ढीला पड़ा और सबने मिलकर पूरा सीप खोल दिया। जैसे ही वह खुला, अंकल मिंग की आंखें चौंधिया गईं। भीतर छिपा था एक विराट मोती। उन्होंने उसकी सतही परत को सावधानी से हटाया और तभी सामने आया असली चमत्कार, एक चमकती दमकती मत्स्य कन्या। सब लोग हैरान रह गए। अंकल मिंग की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि यह कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि हजार वर्षों में एक बार प्रकट होने वाला अद्भुत खजाना थी। यह मत्स्य कन्या बेशुमार दौलत थी। उसका एक एक कण हीरे से भी ज्यादा कीमती था। फिर भी दया दिखाते हुए उन्होंने उस विशाल सीप को वापस समुद्र की गोद में छोड़ दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह फैसला समुद्र राजा के क्रोध को भड़काएगा। तभी एक भयानक अजगरनुमा जल ड्रैगन ने उनकी नाव को निशाना बनाया और हमला कर दिया। इस आदमी को समुद्र की गहराइयों में ऐसा राज मिला जिसने उसकी रूह तक हिला दी। अचानक उसने देखा मोटी और भारी लोहे की जंजीरें चारों तरफ फैली हुई थीं, और वो सिर्फ एक नहीं सैकड़ों थीं। जैसे किसी विशालकाय जीव को बांधकर कैद कर लिया गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत सतह की ओर तैरा, लेकिन ऊपर जो नजारा उसने देखा उससे उसका खून जम गया। उसके सामने करीब 100 मीटर ऊंची लहर उसकी तरफ बढ़ रही थी। मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। तभी पास खड़ा एक छोटा सा गधा, जिसने अचानक अपने पंख फैला दिए, पूरी ताकत से उसे पानी से बाहर खींच ले गया। वो गधा हवा में उड़ा और उस भयानक लहर से उसे बचा लिया। लहर गुजर गई, समंदर शांत हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर फिर उन जंजीरों पर गई। इस बार उसने देखा उन जंजीरों से एक पर्वत जितना बड़ा टुकड़ा बंधा हुआ था। दूर से वो एक तैरता हुआ टापू लग रहा था, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उस टापू की आंखें थीं, इतनी बड़ी आंखें कि उनमें उदासी और दया साफ झलक रही थी, जैसे वो आंखें उससे मदद की भीख मांग रही हों। आदमी का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस कैद जीव को आजाद करेगा। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया ये कोई टापू नहीं, बल्कि प्राचीन विशाल व्हेल थी, जिसे बेरहमी से जंजीरों में जकड़ दिया गया था। उस व्हेल की आंखों से मोतियों जैसे आंसू गिर रहे थे, और यह नजारा इतना दर्दनाक था कि आदमी ने तुरंत प्लान बना लिया। उसकी नजर व्हेल की गुफा जैसी नाक पर पड़ी और दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। वो अपने उड़ने वाले गधे की पीठ पर बैठा और सीधा व्हेल की नाक के अंदर पहुंच गया। उसने गधे से कहा, अपनी उंगलियों से हल्की गुदगुदी करो। जैसे ही गधे ने नाक की दीवारों को छुआ, व्हेल की नाक में गुदगुदी बढ़ने लगी। वो अब छींक रोक नहीं पा रही थी। उसने धीरे धीरे अपना विशाल सिर ऊपर उठाना शुरू किया। जैसे ही सिर ऊपर उठा, समंदर का पानी उसकी नाक में भर गया और जंग लगी पुरानी जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। और फिर एक जबरदस्त छींक के साथ व्हेल ने खुद को पूरी तरह आजाद कर लिया। आदमी और उड़ता गधा समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन उस गधे की असली पहचान अब सामने आई। असल में वो गधा कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि आकाश का देव घोड़ा था, जो कभी धरती पर मौज मस्ती करने उतरा था। एक दिन उसने एक किसान की फसल बर्बाद कर दी थी। उस किसान के खेत की रखवाली का काम इसी आदमी को दिया गया था। जब वो देव घोड़ा नदी में गिरा तो इसी आदमी ने उसे रस्सी डालकर बाहर निकाला। वो उसे बांधने ही वाला था कि उसने घोड़े की आंखों में अफसोस के आंसू देखे। उसका दिल पिघल गया। उसने वादा लिया, अगर तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। घोड़े ने हामी भरी और आजाद होते ही इतना खुश हुआ कि अगले ही दिन उसने इस आदमी को 2 खूबसूरत घोड़े तोहफे में दिए और खुद एक साधारण गधे में बदल गया। लेकिन उसकी ताकत और जादू वैसा ही बना रहा। अब वो गधा बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था और आसमान में उड़ सकता था, और तभी से वो आदमी का सबसे वफादार दोस्त बन गया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा जादुई गधा होता तो आप सबसे पहले क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। एलियन कबीले से युद्ध कला सीखना बोबा के लिए आसान नहीं था। जरा सी गलती पर उसे मार पड़ती और उनकी अजीब भाषा उसकी परेशानी बढ़ा देती थी। बोबा उनकी डांट समझ नहीं पाता था, लेकिन अंदाजा लग जाता कि बातें अच्छी नहीं है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में ही हार गया। शार्क गधे ने उससे डंडा तोड़ने को कहा, जो कभी महान योद्धा रहा बोबा के लिए बड़ा अपमान था। फिर भी उसने समझ लिया कि उनकी सख्ती में अपनापन है। धीरे धीरे उसने युद्ध कला के असली गुर पकड़ लिए और अब उसका अंदाज योद्धा जैसा हो गया। बच्चे भी मजे से देखने लगे। तभी अचानक शार्क कुत्ते बेचैन हो उठे, जैसे कोई खतरा आ रहा हो। पूरा कबीला हथियार लेकर तैयार हो गया, लेकिन बोबा निडर खड़ा रहा। तभी रेगिस्तान से आती ट्रेन दिखाई दी और उस पर गनमैन ने गोलीबारी शुरू कर दी। एक एक कर शार्क गड्ढे गिरने लगे। बोबा ने बच्चों को बैंथा के पीछे छिपाया, लेकिन गोलियां लगातार बरस रही थीं और उनके भाले बेकार साबित हो रहे थे। जैसे ही ट्रेन गुजरी, रेगिस्तान मौत और तबाही से भर गया। बिखरी लाशें देखकर बोबा भीतर तक हिल गया और उसने कसम खाई कि इस अन्याय का बदला लेगा। रात को बोबा ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, लाशों को चिता तक पहुंचाया और उन्हें सम्मान दिया। दिन में जिन बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, अब वहां सन्नाटा था। बोबा का दिल और भारी हो गया। तभी उड़न गाड़ी वाला गिरोह आया, जिसने उसके अंदर बदले की आग भड़का दी। वह मुखिया से मिला और बोला कि उसके पास ट्रेन रोकने का तरीका है। हथियार लेकर वह उनके अड्डे पहुंचा, जहां गिरोह एक प्रेमी युगल को परेशान कर रहा था। युवक ने विरोध किया तो सरगना ने उसे दीवार पर पटक कर पीटा। तभी बोबा वहां पहुंचा। उसका दबदबा देखकर सब सहम गए। उसने आग भाला उठाकर हमला किया, लेकिन भाला टूट गया। फिर उसने डंडा उठाया और पलक झपकते ही गिरोह को धूल चटा दी। किसी की जान नहीं ली, बस शराब का जाम पिया और बाहर निकल आया, क्योंकि उसकी नजर उनकी रेगिस्तानी मोटरसाइकिलों पर थी। बोबा मोटरसाइकिल पर सवार होकर लौटा। आवाज सुनकर कबीले ने हथियार उठाए, लेकिन छोटे गधे ने बोबा को पहचानकर सबको शांत किया। बोबा ने सोचा मोटरसाइकिल तोहफे में दे, मगर कबीला उसे तोड़कर बेचने लगा। तब बोबा ने रोका और कहा कि इन्हें ट्रेन रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुखिया ने हामी भरी और बोबा ने सबको सिखाना शुरू किया। उनके लिए मशीन चलाना आसान नहीं था, तो बोबा ने कहा, इसे ऐसे चलाओ जैसे बैंथा चलाते हो। सबको समझ आ गया। छोटा गधा बाइक पर चढ़ा और बोबा ने ट्रेनिंग मैदान तैयार किया। धीरे धीरे पूरा कबीला ट्रेन से बदला लेने की तैयारी में जुट गया। समुद्र की रानी को शिकारियों ने जहर वाले भाले से मारकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद एक शिकारी उसके ऊपर चढ़कर कहता है, हिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जितना हिलोगी तुम्हारे शरीर में जहर उतना ही तेजी से फैलेगा। इस शिकारी ने सिर्फ अपने राज्य के राजा को दिखाने के लिए उसने एक राक्षस का शिकार किया है। शिकारी ने उसके शरीर में से जहर वाले भाले को निकलवा दिया ताकि कुछ देर मछली जिंदा रहे। फिर
उस विशालकाय मछली को रस्सी से बांधने लगते हैं। समुद्र की रानी इतनी बड़ी थी कि इंसान उसके सामने चींटी के समान लग रहे थे, जिसके बाद शिकारी रानी मछली को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। अगली सुबह सभी शिकारी अपने महल के पास पहुंच चुके थे। वो लोग बड़ी मछली को महल के अंदर लाते हैं। वहाँ सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो रानी को एक राक्षस समझते थे, लेकिन मछली की दोस्त चुपके से उसके पास में जाती है और वो रस्सियां काटने लगती है। तभी महल की महारानी शिकारी से कहती है, तुमने एक बहादुरी का काम किया है, तुम्हें इस काम के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तभी शिकारी जोश में कहता है, शायद आप भूल गई है, आपने ही मुझे एक कमजोर और डरपोक शिकारी कहा था। शिकारी इतने बड़े जानवर का शिकार करके खुद को एक बड़ा योद्धा मानता था और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा ये राज्य और महल सब मेरे आगे फीका है। ये सुनकर रानी को बुरा लगा, जिसके बाद शिकारी एक भाला लेकर उसे मारने जा रहा था। उसी बीच अभी भी छोटी लड़की रस्सियों को काटने में लगी थी। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जो खुद एक शिकारी थी, लेकिन वो लड़की से कहती है, शायद हमने समुद्र की रानी को पकड़कर गलती की। तभी वो अपना तलवार निकालकर रस्सी काट देती है। अब रानी मछली को होश आ चुका था, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जहर का असर था, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, जिससे महल भी तबाह हो रहा था। तभी राजकुमारी कहती है, ये शिकारी ने जानबूझकर राक्षस को महल के अंदर लाया है ताकि पूरा महल तबाह हो सके। तभी मछली फिर से होश में आती है। ये देखकर राजा सैनिकों को उसे मारने का आदेश देता है, जिसके बाद महल में से तोपें बाहर निकाली जाती है, लेकिन समुद्र की रानी अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। सभी लोग तोप लेकर तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ शिकारी छुप छुप कर भाग रहा था। तभी रानी उसे देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। शिकारी एक मूर्ति में से भाला निकालता है। तभी अचानक मछली उसे खदेड़ देती है। आज इसका आखिरी दिन था। उसने बहुत से जानवरों को मारा था। रानी उसे मारने ही वाली थी। तभी उसके सामने उसकी दोस्त आ जाती है। हालांकि रानी गुस्से में थी, फिर भी उसने अपने दोस्त की बात मानी, जिसके बाद लड़की उसे कहती है, शिकारी को मारने से सदियों चल रही जंग कभी खत्म नहीं होगी। शिकारी को एक नया जीवन मिल गया था। लड़की का साथी भाले को तोड़कर कहता है, अब से कभी भी इंसान समुद्री जीवों का शिकार नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि समुद्र की रानी उसकी बात कैसे मान ली, जिसके बाद लड़की सबको सच्चाई बताती है। असल में वो कहानी जो कभी हुआ ही न हो, फिर भी इतिहास के पन्नों में लिखा था, जिसको सभी लोगों ने सच मान लिया था, जिसके वजह से इंसानों और जानवरों के बीच में युद्ध होने लगा था। ये सब एक काल्पनिक कहानी थी। एक आदमी जो और ताकत चाहता था ने दूसरी विश्व युद्ध के सुपर सोल्जर सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया, लेकिन उसे यह भी कम लगा। उसने पलटकर अपनी पीठ पर एक और इंजेक्शन लगाया। इस बार सीधा हड्डियों में। दर्द उसके दिमाग तक पहुंचा, मगर वह चुप रहा। उसे पता था कि यही कीमत थी ताकत की। और हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसने इंसानी सीमाएं पार कर ली। खुद को अजय समझकर उसने हल्क से भिड़ने की गलती कर दी। गुस्साए हल्क ने उसे ऐसा लात मारी कि वह बेहोश हो गया, लेकिन सुपर सोल्जर का शरीर जल्दी रिकवर कर गया। बदला लेने के लिए उसने और ज्यादा सीरम ले लिया। इस बार उसकी बॉडी ने म्यूटेशन शुरू कर दिया। पीठ पर खतरनाक हड्डियां उग गईं। अब वह और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसने बैनर हल्क के असली रूप को ढूंढकर उकसाया ताकि हल्क बाहर आए, लेकिन हल्क ने उसे इग्नोर कर दिया, जैसे वह उसके लायक भी नहीं था। यह अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने डॉक्टर ब्लू वैज्ञानिक को गन से धमकाया और खुद पर बैनर का सीरम टेस्ट करवाया। पागल वैज्ञानिक ने गामा रेडिएशन शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा बैनर के साथ हुआ था। हरे रंग की रोशनी के साथ उसका शरीर बदलने लगा। सुपर सोल्जर सीरम प्लस गामा रेडिएशन का कॉम्बो उसे एक खूंखार जानवर बना दिया। जेंदार म्यूटेंट ना। अब जेंदार शहर में तबाही मचाने लगा। उसे बस ताकत और हिंसा चाहिए थी। लोगों की चीखें सुनकर उसका खून और भी गर्म हो जाता। पूरा शहर डर के माहौल में था। बैनर समझ गया, यह गलती सिर्फ हल्क ही ठीक कर सकता है, पर उसकी दिक्कत यह थी कि उसे हाल ही में एक शांत करने वाली दवा दी गई थी। हल्क को बाहर लाने के लिए उसे एक्सट्रीम डेंजर में जाना होगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड बेट्टी को अलविदा कहा और प्लेन से कूद गया। जमीन पर गिरते ही कंक्रीट टूटा और हल्क बाहर आया। जेंदार की दहाड़ सुनकर हल्क भी गुस्से में आ गया। दोनों की जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन दवा की वजह से हल्क कमजोर था। जेंदार ने उसे आसानी से उड़ा दिया। हल्क ने एक पुलिस की गाड़ी को तोड़कर उसका हिस्सा हथियार बनाया और जेंदार पर वार किया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। जेंदार ने हल्क को फिर से पीटा, यहाँ तक कि उसका मेटल हथियार भी टूट गया। तभी आर्मी के हेलीकॉप्टर ने जेंदार पर फायरिंग शुरू की। हल्क को एहसास हुआ कि यह एक जाल है। वह जेंदार को रोकने के लिए भागा। दोनों की लड़ाई में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें जनरल रॉस और बेटी थे। हल्क ने बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जेंदार ने उसे रोक दिया। हल्क फिर से फंस गया। जेंदार ने उसकी गर्दन दबोची। हल्क बेबस हो रहा था। तभी बेटी ने उसे देखा। उसकी मौजूदगी ने हल्क को नई ताकत दी। उसने जेंदार को पकड़कर जोरदार चपेट में लिया, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के टूटे हुए तारों से आग लग गई, जो बेटी की तरफ बढ़ने लगी। हल्क ने तुरंत हवा में जोरदार प्रहार किया और आग बुझा दी, मगर जेंदार ने फिर हमला किया। उसने हल्क को लोहे की चेन से पीटा। हल्क गिर गया और जेंदार बेटी की तरफ बढ़ा। हल्क ने संभल कर चेन उठाई और जेंदार की गर्दन पर लपेट दी। जब जेंदार ने हार नहीं मानी तो हल्क ने उसकी पीठ से निकली हड्डी निकालकर उसी के सीने में घोंप